यूक्रेन का मिड रेंज अभियान 2026 में तेज हो गया है। फ्रंट लाइन से दर्जनों मील पीछे यूक्रेन रूसी कमांड पोस्ट, लॉजिस्टिक्स और बहुत कुछ तबाह कर रहा है। अब अमेरिका ने यूक्रेन को ऐसी तकनीक दी है जो अभियान को अजेय बना देगी। ये बहुत बड़ी बात है। रूस इसे रोकने में असमर्थ है और अगर यूक्रेन इस नई तकनीक का सही इस्तेमाल करता है तो वह जिन भी रूसी हथियारों को निशाना बनाएगा उन्हें पल भर में धूल में बदल सकता है। JDAMs आ रहे हैं, या हमें कहना चाहिए कि और भी ज्यादा आ रहे हैं। 5 मई को अमेरिकी विदेश विभाग ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की जिसमें पुष्टि की गई कि उसने यूक्रेन को ज्वाइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशंस एक्सटेंडेड रेंज या JDAM-ER की संभावित बिक्री को मंजूरी दे दी है। ये छोटी बिक्री नहीं है। यूक्रेन इन मध्यम दूरी के मारक हथियार को पाने के लिए $373.6 मिलियन खर्च करेगा जो अमेरिका बनाता है। इस पैसे के बदले यूक्रेन को 1200 KMU 572 JDAM टेल किट्स मिलेंगी। साथ ही 332 KMU 556 टेल किट्स भी मिलेंगी। अमेरिका यूक्रेन को टेल किट्स देने के साथ जरूरी मदद देगा ताकि उन टेल किटों से बमों को रूसी उपकरणों को तबाह करने वाले हथियारों में बदला जा सके। FMU 139 फ्यूज सिस्टम्स स्पेयर रिपेयर पार्ट्स, JDAM सपोर्ट इक्विपमेंट, हथियार, सॉफ्टवेयर, दस्तावेज और तकनीकी लॉजिस्टिकल सपोर्ट भी सौदे में शामिल है। अमेरिका यहाँ सिर्फ हथियार नहीं बेच रहा बल्कि यूक्रेन के JDAM-ER को युद्ध में अधिक असरदार बनाने में भी पूरा सहयोग दे रहा है। अमेरिका ने यह स्पष्ट रूप से बताया है कि उसने इस बिक्री को क्यों मंजूरी दी है, क्योंकि वह यूक्रेन में JDAMs को अपने विदेश नीति के लक्ष्यों को सुरक्षित करने का एक तरीका मानता है। इस बिक्री से अमेरिका की विदेश नीति और सुरक्षा उद्देश्यों को समर्थन मिलेगा क्योंकि यह साझेदार देश की सुरक्षा को मजबूत करेगा जिससे यूरोप में स्थिरता और विकास को बढ़ावा मिलेगा, विदेश विभाग ने कहा। जहां तक यूक्रेन की बात है, उसे अमेरिका से ठीक वही चीज मिल रही है जिसकी उसे अभी जरूरत है, एक ऐसा हथियार जिसके साथ उसे पहले से अनुभव है, जो यूक्रेन की सेना में सीधे शामिल हो सकता है और 2026 में रूस के लिए तैयार मध्यम दूरी की रणनीति में काम आ सकता है। यहीं से रूस के लिए हालात गंभीर हो जाते हैं। हमारे साथ रहें, हम बताएंगे क्यों। और भी जानकारी न्यूज़ स्काई से मिलती है जिसमें बताया गया है कि अमेरिका ने बोइंग को मुख्य ठेकेदार के रूप में चुना है जो JDAM किट्स बनाएगा जिन्हें यूक्रेन भेजा जाना है। बोइंग को इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। JDAMs पहले भी यूक्रेन भेजे गए हैं। पहली खेप 2023 और 2024 में गई थी। ये बहुत असरदार है, इसलिए यूक्रेन इन्हें चाहता है। यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं के जनरल स्टाफ का कहना है कि JDAMs का इस्तेमाल अब तक युद्ध में 180 से ज्यादा महत्वपूर्ण ठिकानों को नष्ट करने के लिए किया गया है। ये जरूरी है क्योंकि यूक्रेन के फाइटर पायलट्स को ऐसी स्टैंड ऑफ गोला बारूद मिलती है जिसे दूर से दागकर मिशन के दौरान खतरा कम किया जा सकता है। बस एक छोटी सी शर्त है और हम इसे स्टेट डिपार्टमेंट द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा में देख सकते हैं। फिलहाल स्टेट डिपार्टमेंट ने किसी विदेशी सेना को संभावित सैन्य बिक्री को मंजूरी देने का निर्णय लिया है। यही सटीक शब्दावली है और संभावित शब्द अमेरिका को लचीलापन देता है। अभी भी अंतिम हरी झंडी की जरूरत है इससे पहले कि बिक्री को पूरी तरह से मंजूरी दी जाए। फिलहाल बिक्री को शुरुआती हरी झंडी मिल गई है। हालांकि आगे की तकनीकी प्रक्रियाएं जिनमें अंतिम अनुबंध पर हस्ताक्षर करना, उत्पादन को संभालना और हथियारों को यूक्रेन तक कैसे पहुंचाया जाएगा यह तय करना शामिल है। इन सभी पर भी मंजूरी देना बाकी है। अंतिम हरी झंडी मिलने में रुकावट की संभावना नहीं है। अमेरिका ने पहले ही अपना चुना हुआ ठेकेदार तय कर लिया है और JDAM के उत्पादन और यूक्रेन को हस्तांतरण जैसी समस्याएं पहले भी संभाली जा चुकी हैं, इसलिए पहले से ही प्रक्रियाएं मौजूद होंगी। कुछ छोटी बाधाएं हैं जिन्हें पार करना होगा। ये दूर होते ही यूक्रेन अपनी नकदी के साथ तैयार रहेगा और इसके कई कारण हैं क्योंकि JDAM पश्चिमी देशों के सबसे मूल्यवान हथियारों में से एक है जो यूक्रेन के पास अपने शस्त्रागार में है। या अधिक सटीक रूप से कहे तो ये पश्चिमी किट्स है जो अन्य हथियारों को बदल देती है ताकि वे और भी अधिक खतरनाक बन जाए। JDAM एक टेल किट है जो अनिर्देशित बम को
जीपीएस निर्देशित सटीक हथियार बनाता है। इससे जो फर्क पड़ता है वो चौंकाने वाला है। एक अनिर्देशित बम के साथ पायलट को अपने हथियार छोड़ने के लिए लक्ष्य के ठीक ऊपर से उड़ना पड़ता है। इससे कई तरह के जोखिम पैदा हो जाते हैं। पायलट को लक्ष्य के बहुत करीब जाना पड़ता है, जिससे वे वायु रक्षा की फायरिंग के खतरे में आ जाते हैं। हम इन्हें साधारण बम कहते हैं क्योंकि इनमें सटीकता नहीं होती। गिराओ और उम्मीद करो, यही एकमात्र रणनीति है और हमेशा यह संभावना रहती है कि साधारण बम अपने लक्ष्य से चूक जाएगा, जिससे पूरा मिशन बेकार हो जाता है। JDAMs इस जोखिम को काफी हद तक खत्म कर देते हैं। JDAM ER वेरिएंट, जिसे यूक्रेन को मिलेगा, में खास विंग किट है जो पायलटों को लक्ष्य से अधिकतम 40 नॉटिकल मील दूर से हथियार दागने की सुविधा देती है, जैसा military.com ने बताया। सटीक रेंज ऊंचाई और छोड़ने की स्थिति पर निर्भर कर सकती है, लेकिन बात यह है कि पायलट स्टैंड ऑफ रेंज से हमला कर सकता है और उसे पता होता है कि उसके JDAM के GPS गाइडेंस सिस्टम की वजह से उसका बम लक्ष्य पर लगने की संभावना बहुत ज्यादा है। आधुनिक युद्ध में उस स्तर की सटीकता कोई ऐच्छिक चीज नहीं है, यह एक आवश्यकता है। इसी आवश्यकता ने JDAM के विकास की नींव रखी। 1991 के ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म में अमेरिकी पायलट उन बमों से बहुत परेशान थे जिन्हें गिराने का उन्हें आदेश मिला था। उस संघर्ष में पेववे 2 सबसे पसंदीदा बम था और यह खराब हथियार नहीं था। वियतनाम युद्ध में बनी पेववे 2 एक किट थी जो मार्क 80 या अन्य साधारण बमों की नाक और पूंछ पर लगती थी, जिससे वे बम जमीन से या उनके ऊपर उड़ रहे विमान से छोड़ी गई लेजर किरण का पीछा कर सकते थे। वियतनाम में अमेरिका इससे बेहतर कुछ नहीं कर सकता था और पेववे 2 ने वाकई में साधारण बमों की तुलना में कहीं ज्यादा सटीकता दी, जिससे हमले ज्यादा प्रभावी हो सके। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म तक आते आते पेववे 2 पुराना पड़ने लगा था। इस किट को बनाना महंगा था। जहां तक लेजर गाइडेंस की बात है तो रेत के तूफान और धुएं की वजह से यह तकनीक बेकार हो जाती थी और ये दोनों ही इराक में बड़ी समस्याएं थी। लेजर बाधित थे। पेववे 2 बम लक्ष्य चूक रहे थे। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म खत्म हुआ और अमेरिकी सेना को समस्या दिखी। एयरफोर्स पायलटों को एक ऐसी नई बम किट चाहिए थी जो हर मौसम में बम निर्देशित कर सके और पेववे 2 से महंगी ना हो। जीपीएस सैटेलाइट्स के नए समूह ने समाधान दिया। लेजर तकनीक हट रही, अब जीपीएस गाइडेंस इस्तेमाल हो रही है। जल्द ही अमेरिका ने पहला प्रोटोटाइप तैयार किया जो बाद में JDAM बना और अब यूक्रेन भेजा जा रहा है। सालों में शुरुआती JDAM कॉन्सेप्ट को सटीकता और दुश्मन पर ताकतवर हमले के लिए बदला गया है। इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम्स या INS अब JDAM किट्स में लगे GPS गाइडेंस के साथ साथ काम करते हैं। INS यानी इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम गति और घुमाव सेंसरों से किसी वस्तु की दिशा, स्थिति और रफ्तार पता करता है। ये उस ड्रिफ्ट को ठीक करता है जो उन हथियारों में हो सकता है जो गाइडेंस के लिए GPS का इस्तेमाल करते हैं। और इसका मतलब यह भी हो सकता है कि JDAM अपने लक्ष्य को तब भी मार सकता है जब दुश्मन ऐसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम तैनात करे जो GPS सिग्नल को बाधित करने के लिए बनाए गए हों। JDAM युद्ध में उतने परखे गए हैं जितना कई अन्य पश्चिमी हथियार नहीं। 1997 में पहली किटें दिए जाने के बाद इन पर कई परीक्षण हुए जिनमें अमेरिका ने 450 JDAM गिराए। परीक्षणों में किट ने बिना निर्देशन वाले बमों को इतना सटीक बना दिया कि वे लक्ष्य से सिर्फ 33 फीट के भीतर गिरे और JDAM सिस्टम की विश्वसनीयता 95% रही। JDAM इतनी लचीली है कि जरूरत अनुसार बदलाव हो सकता है। JDAM ले जाने वाले विमान में उड़ान भरने से पहले लक्ष्य निर्देशांक लोड कर दिए जाते हैं। अगर जमीन पर हालात बदले या नया अहम लक्ष्य दिखे तो एयर क्रू हथियार छोड़ने से पहले निर्देशांक बदल सकते हैं। जहां तक JDAM ER की बात है, जो यूक्रेन को मिलने वाले हैं, वे कई वर्षों की मेहनत का नतीजा है जिससे एक ऐसा हथियार बना है जो मूल JDAM संस्करण की तुलना में कहीं अधिक दूर के लक्ष्यों को मार सकता है। 2000 के दशक के मध्य में परीक्षण किए गए JDAM ER 500, 1000, 2000 पाउंड बमों के साथ संगत हैं, जिससे यूक्रेन लक्ष्य के अनुसार पेलोड बदल सकता है। ये है असली बहुप्रयोज्यता, एक बम किट जिसे लॉन्च तक अनुकूलित किया जा सकता है और जो सटीकता से विनाशकारी मारक क्षमता पहुंचाती है। JDAM एक ऐसी किट है
जो 2026 की उस रणनीति में पूरी तरह फिट है जिसे यूक्रेन ने रूस के हमले से निपटने के लिए बनाई है। हम अभी आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों है, लेकिन उससे पहले ये एक छोटा सा याद दिलाना है कि आप द मिलिट्री शो देख रहे हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी वो बटन दबाने का सबसे अच्छा समय है। तो जेडएम वाकई में काफी प्रभावशाली है, लेकिन यूक्रेन के लिए यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि वह इन किट्स में से सिर्फ 1500 से थोड़ी ज्यादा पाने के लिए $370 मिलियन से भी ज्यादा खर्च करने को तैयार है। अगर हम सिर्फ किट्स की संख्या देखें तो कीमत का ब्यौरा बहुत कुछ बताता है। यूक्रेन को एक बेहद सटीक बम किट मिल रही है जिसकी कीमत प्रति यूनिट लगभग $2,44,000 से थोड़ी कम है। हाँ, हमें फ्यूज, स्पेयर पार्ट्स और सपोर्ट भी ध्यान में रखना होगा जो अमेरिका बिक्री में देता है, इसलिए JDAM-ER की प्रति यूनिट असली कीमत इससे काफी कम है। गलत मत समझिए, अमेरिका इस बिक्री से अब भी मुनाफा कमा रहा है। वारजोन के अनुसार एक स्टैंडर्ड JDAM किट की कीमत 2021 में अमेरिकी वायुसेना को औसतन $21,000 प्रति किट पड़ी थी। JDAM-ER इन स्टैंडर्ड किट से ज्यादा महंगे हैं और आप इसमें मुनाफा जोड़ सकते हैं। साथ ही यूक्रेन को दी गई हर यूनिट की कीमत में बाकी अतिरिक्त चीजों का खर्च भी शामिल कर सकते हैं। JDAM-ER यूक्रेन को कम लागत में ऐसे अनगाइडेड बमों को, जो वरना लगभग बेकार होते, सटीक हथियारों में बदलने का तरीका देता है, जिससे रूसी सैनिकों और फ्रंट लाइन के पीछे के लक्ष्यों को निशाना बनाया जा सकता है। यूक्रेन को सस्ते हथियार चाहिए क्योंकि रूस से 4 साल से ज्यादा समय की लड़ाई के बाद उसकी आर्थिक हालत अच्छी नहीं है। रॉयटर्स के अनुसार 2026 की पहली तिमाही के नतीजे बताते हैं कि यूक्रेन की सकल घरेलू उत्पाद में 0.5% की गिरावट आई है। ये आंकड़ा ही यूक्रेन की आर्थिक परेशानियों की एक झलक दिखाता है, क्योंकि 2026 के बजट में उसे $45 अरब की कमी का सामना करना पड़ सकता है। उस कमी का कुछ हिस्सा यूरोपीय संघ के 90 अरब यूरो लगभग $105 अरब के ऋण से पूरा होगा, जिसे अब मंजूरी मिलने की संभावना है क्योंकि विक्टर ऑर्बन अब हंगरी की सत्ता में नहीं है। ऑर्बन इस ऋण को रोक रहे थे। अब उनके जाने के बाद यूक्रेन को पैसा मिलना चाहिए। यूक्रेन की कमजोर वित्तीय स्थिति उसकी 2026 की रणनीति को प्रभावित करती है। यूक्रेन को किफायती और असरदार हथियार चाहिए। JDAM यही जरूरत पूरी करता है। $2,44,000 प्रति यूनिट की कीमत पर भी JDAM यूक्रेन के लिए तब फायदेमंद है जब सही लक्ष्यों पर हमला हो। हर एयर डिफेंस सिस्टम जो JDAM से नष्ट होता है रूस को दसियों लाख डॉलर का नुकसान पहुंचाता है। ये कमांड पोस्ट और लॉजिस्टिकल नेटवर्क्स पर भी लागू है। JDAM-ER से पीछे के इलाकों के कमजोर पड़ने से रूस के अप्रत्यक्ष खर्च बढ़ जाते हैं, भले ही उसे सीधा खर्च न उठाना पड़े। JDAM से लॉजिस्टिक्स नष्ट होने पर हर सैनिक की मौत पुतिन के आक्रमण की लागत बढ़ाती है। यूक्रेन में आने वाले JDAM-ER संभवतः बहुत किफायती साबित होंगे। आखिरकार ये ऐसे हथियार है जो इतनी सटीकता रखते हैं कि एक ही वार में लक्ष्य को मार गिरा सकते हैं। इतनी सटीकता होने पर मिड रेंज ड्रोन के बजाय JDAM पर कुछ $1,000 ज्यादा खर्च करना सही है। हम मिडल रेंज का पहले भी जिक्र कर चुके हैं। ये यूक्रेन की 2026 की रणनीति का बड़ा हिस्सा है, जिसमें JDAMs भी हैं। यूक्रेन के शस्त्रागार में और अधिक JDAMs जोड़ने का मतलब है कि देश की वायुसेना अब और भी ज्यादा मजबूत हो गई है। याद रखिए, JDAMs यूक्रेन के लिए नए नहीं है। देश 2023 से इन्हें प्राप्त कर रहा है और ये बम किट पहले ही यूक्रेनी वायुसेना में अच्छी तरह से शामिल हो चुकी है। JDAMs F-16 लड़ाकू विमानों के साथ भी संगत हैं, जो यूक्रेन 2024 से पा रहा है। यूक्रेन के पायलटों ने इन्हीं विमानों में JDAM की क्रैश कोर्स ट्रेनिंग भी ली थी। अभी तक यूरोपीय देशों ने यूक्रेन को 87 F-16 देने का वादा किया, जिनमें से केवल 4 विमान कार्रवाई में खोए। जैसे जैसे और JDAM-ER शामिल होते हैं, ये पश्चिमी विमान यूक्रेन को अधिक प्रभावी हमले का विकल्प देते हैं। ओह, और यूक्रेन के पास 6 मिराज 2005 फाइटर जेट है और खबर है कि फ्रांस भविष्य में ऐसे 20 और विमान यूक्रेन को देने पर विचार कर रहा है। यूक्रेन को मिले मिराज 2005 भी JDAM के साथ संगत है। पश्चिमी विमानों पर ध्यान देने से लग सकता है
कि यूक्रेन सोवियत प्लेटफॉर्म पर JDAM इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा नहीं है। यूक्रेन ने शानदार इंजीनियरिंग के जरिए अपनी कुछ सोवियत प्रणालियों को अमेरिकी बम किट के साथ संगत बना लिया है। हमें पता है कि यूक्रेनी MiG-29 जेट्स JDAM-ER ले जा रहे हैं क्योंकि जुलाई 2025 में ज़ापोरिजिया क्षेत्र में इसका वीडियो है। उस वीडियो से पता चला कि यूक्रेन अपने सोवियत विमान का इस्तेमाल पश्चिमी हथियारों को दागने के लिए कर रहा है, क्योंकि MiG-29 पर लगे JDAM-ER आखिरकार फ्रंट लाइन के पीछे एक रूसी सैन्य क्रॉसिंग पर गिर गए। यही एक और कारण है कि JDAM-ER की खरीदारी इतनी महत्वपूर्ण है। यूक्रेन अच्छी तरह जानता है कि ये बम किट्स कितनी घातक हो सकती है, और इसका मतलब है कि ये 2026 में जो तेज मिड रेंज रणनीति हम देख रहे हैं उसमें पूरी तरह फिट बैठेंगी। MiG-29 के उदाहरण में रूसी बलों के खिलाफ JDAM के कई उपयोग दर्ज है। आइए कुछ जल्दी गिन लेते हैं। मार्च 2024 में डिफेंस एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया कि यूक्रेन ने JDAM से खेरसोन ओब्लास्ट में रूसी रॉकेट और तोपखाने के डिपो नष्ट किए। उस हमले में यूक्रेन की 38वीं अलग मरीन ब्रिगेड ने JDAM-ER से एक कमांड पोस्ट नष्ट किया, जिसे शायद MiG-29 से दागा गया था। फरवरी 2025 में यूक्रेन ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की जब वह JDAM-ER के 1000 पाउंड वेरिएंट का इस्तेमाल करके रूसी ठिकानों पर हमला करने वाला पहला देश बन गया। इस बार बमों को एक सोवियत युग के Su-27 फाइटर जेट ने ले जाया था, जो दिखाता है कि JDAM को यूक्रेन की वायुसेना में लगभग उतनी ही पूरी तरह से एकीकृत कर दिया गया है जितना कि कोई भी पश्चिमी हथियार हो सकता है। उस समय यहाँ तक सुझाव दिए गए थे कि यूक्रेन द्वारा इस्तेमाल किया गया बम खुद यूक्रेन में ही बनाया गया था, न कि अमेरिका द्वारा आपूर्ति किया गया था, जिसका मतलब है कि यूक्रेन यह भी समझ रहा है कि JDAM किट्स को अपने शस्त्रागार में मौजूद कई साधारण बमों के साथ कैसे अनुकूल बनाया जाए। कुछ महीनों बाद ही यूक्रेन ने दोबारा JDAM का इस्तेमाल किया। डोनेट्स्क क्षेत्र में एक हमले में रूसी बटालियन कमांड पोस्ट नष्ट हुआ, मिलिटनी ने बताया। फिर बम ले जाने वाला विमान Su-27 था और हमले ने घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्र की एक खास इमारत को सटीकता से नष्ट किया। इन सभी हमलों ने यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्रों में लक्ष्यों को नष्ट किया। यूक्रेन द्वारा JDAM का शुरुआती इस्तेमाल उसी मिड रेंज अभियान की शुरुआत थी जिसे अब तेजी से बढ़ाया जा रहा है। 2024 और 25 में यूक्रेन ने फ्रंट लाइन के पीछे रूसी ठिकानों पर अलग अलग हमले किए थे। अब हमले रणनीतिक बन गए हैं क्योंकि यूक्रेन ने मिड रेंज ड्रोन बनाए हैं, जिससे वह रूसी उपकरण, कमांड पोस्ट और लॉजिस्टिक्स को सस्ते में नजदीकी इलाकों में निशाना बना सकता है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के अनुसार मिड रेंज हमले जो 12.4 से 93.2 मील की दूरी के भीतर होते हैं, अप्रैल में मार्च की तुलना में 2 गुना बढ़ गए। संख्या तब और भी ज्यादा प्रभावशाली हो जाती है जब आप इसकी तुलना फरवरी में यूक्रेन की गतिविधियों से करते हैं, क्योंकि अप्रैल में यूक्रेन ने रूस की सेनाओं पर मिड रेंज हमलों की संख्या 4 गुना बढ़ा दी, और अभी और भी होंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की कहते हैं, साथ ही जोड़ते हैं कि ये एक प्राथमिकता वाला क्षेत्र है। जो हम यहाँ देख रहे हैं वह एक ऐसी रणनीति का विस्तार है जिसे विशेष रूप से कब्जे वाले क्षेत्रों में रूस को कमजोर करने के लिए तैयार किया गया है। इस रणनीति से मोर्चे पर हमले कमजोर होते हैं और यूक्रेन को जवाबी हमलों के ज्यादा मौके मिलते हैं, जिससे उसने 2026 के अधिकांश समय में रूस से क्षेत्र मुक्त किया। अब उस समीकरण में JDAM-ERs भी जोड़ें। बिक्री मंजूर होते ही 1500 से ज्यादा नए JDAM किट यूक्रेन पहुंचेंगे, तब असली ताकत नजर आएगी। JDAMs करीब 40 से 50 मील की दूरी तक सैकड़ों पाउंड विस्फोटक गिराएंगे। मध्यम दूरी के ड्रोन रूसी ठिकानों पर गहराई तक हमला करेंगे, और अधिक JDAMs के आने का मतलब है कि पहले से ही बहुस्तरीय मध्यम दूरी का अभियान और भी अधिक प्रभावी हो जाएगा। यूक्रेन जानता था कि वो क्या कर रहा है जब उसने अमेरिका से JDAMs खरीदने का अनुरोध किया। देश को 2026 में रूसी मोर्चे के पीछे के इलाकों के लिए अपनी योजना पता थी। अब यूक्रेन को उम्मीद है कि सभी औपचारिकताएं जल्दी पूरी हो जाएं, ताकि अमेरिका के JDAMs समय पर देश में पहुंच सके और वे उनका इस्तेमाल करके रूसी वसंत और गर्मी के हमले को पंगु बना सके।
जेडैम्स सिर्फ रक्षा मजबूत करने के कारण ही यूक्रेन के लिए जरूरी नहीं है। हमने अभी क्षेत्र की मुक्ति का जिक्र किया था। यूक्रेन ने रूस के खिलाफ पूरी ताकत से हमला बोल दिया है। जैसे ही पुतिन का वसंत हमला विफल हो रहा है, यूक्रेन युद्ध के मैदान पर बाजी पलट रहा है। और आप जान सकते हैं कि कैसे, हमारा वीडियो देखकर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप यूक्रेन में भेजे जा रहे नवीनतम हथियार प्रणालियों की हमारी कवरेज से जुड़े रहें। और देखने के लिए धन्यवाद।